हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th है रसायन चैप्टर 2 की सेकंड चैप्टर की जो चौथी या पांचवी वीडियो अगर देखें, आज पांचवी वीडियो है। इसका अगर हम अध्ययन करें तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको विलयन किसे कहते हैं, विलयन की क्या गुण होते हैं, कितने प्रकार का होता है, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता रखी है। आज हम लोग सीखेंगे विलयन की जो अणुसंख्यक गुण है उसकी सेकंड पॉइंट। तो विलयन के अणुसंख्यक गुण की सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट आपका है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक का उन्नयन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप जानिए क्वथनांक किसे कहते हैं। तो क्वथनांक यानी क्वथन की जो क्रिया होगी उसी को क्वथनांक कहेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि जिस निश्चित ताप पर किसी भी द्रव का ताप वायुमंडलीय ताप जो भी होता है उसके अगर बराबर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है ऊपर उठना, ऊंचा उठना। तो अगर यहाँ पे हम क्वथनांक के उन्नयन की बात करें तो क्वथनांक का जो उन्नयन होता है उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे कोई भी विलयन अपने शुद्ध विलायक से तापमान को डिफरेंट यानी ऊंचा प्रदर्शित करता है। तो उसके लिए हम देखें, सबसे पहले मान लीजिए कि हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में सबसे पहले हमने क्या लिया, जल ले लिया। क्या लिया, जल ले लिया। अब इसको हम क्या किए कि गर्म किए। सपोज करिए कि हमने ये गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक। तो जब गर्म किया, मान लीजिए कि ये आपका बीकर हो गया और इसको हमने गर्म किया, तो ये तब तक नहीं गर्म होगा, मतलब तब तक क्वथन की क्रिया को नहीं शो करेगा जब तक कि इसका ताप वायुमंडलीय ताप के बराबर ना हो। मान लीजिए कि ये 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होता है, बॉयल होता है, गर्म होता है, ठीक। अब तापमान आपने उसको क्या मान रखा है, टीबी मान रखा है कि टीबी यानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये गर्म होता है। अब इसमें आप क्या करें कि कोई ऐसा पदार्थ घोल दें जो अवाष्पशील हो, यानी वाष्पित न हो। तो जब ऐसे पदार्थ को आप इसमें घोलते हैं तो सपोज करिए कि हमने ग्लूकोज घोल दिया। मान लीजिए कि इसमें जो हमने क्या कर दिया, ग्लूकोज घोल दिया भैया। तो जब हमने ग्लूकोज घोला और फिर इसको हम बॉयल किए तो देखिए कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं बल्कि 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है। क्या होता है, 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है और इसको हम T0 भी मान ले रहे हैं। तो ये जो तापमान में डिफरेंस आ रहा है, तापमान में जो अंतर आ रहा है, वो अंतर कहाँ से आया है, कहीं ना कहीं इसमें जो ये विलेय पदार्थ घोला गया है इसी के कारण हो रहा है। तो आपको हमने बताया कि अगर ये विलयन है तो विलयन में दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट का भैया ताप आपने क्या कर रखा कि सर 100 डिग्री सेल्सियस पर, और सॉल्यूट जब उसमें मिला दिया तो आपको विलयन प्राप्त हो गया, और जब विलयन को बॉयल किया तो इसका तापमान क्या मान लिया, 140 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से तापमान में जो अंतर आपको प्राप्त हो रहा है, तापमान में यानी अधिक ताप आपका T0B और कम ताप आपका TB, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना ताप में अंतर आ रहा है वो आपको प्राप्त क्या हो रहा है, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम कर्व खींचे तो जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ में ये देखेंगे कि जो शुद्ध विलयन का जो कर्व होता है वो शुद्ध विलायक के कर्व से हमेशा नीचे होता है। कैसे होगा देखते हैं। करें क्वथनांक के उन्नयन की, तो क्वथनांक के उन्नयन में अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ में सपोज करिए कि ये जो है
हमने खींचा कर्व, ये जो पॉइंट्स आपका आता है ये है, इधर जो आपका वाष्प दाब हो गया और इधर जो आपका टेम्परेचर हो गया। यहाँ से मान लीजिए हम लोगों ने स्टार्ट किया 0 से, ठीक है। अब इधर जैसे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर जैसे जाएंगे वाष्प दाब बढ़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जब ये T0B शुद्ध विलायक का है और TB ये सॉल्यूशन का है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन और ये हो गया सॉल्वेंट, ठीक। तो हमने क्या, एक को हमने T0B मान लिया और एक को हमने TB मान, ये आपने TB किसका माना, विलयन का क्वथनांक माना है, और TB ये जो है विलायक का हो गया। तो अगर कर्व खींचे तो दोनों हमको क्या मिल रहा है, एक समांतर रेखा मिल रही है, तो समांतर रेखा मिल रही है और इन दोनों के तापमान में कितना अंतर है वो आपको डेल्टा T बता रहा है। तो इस ग्राफ से हम क्या देखें, इस ग्राफ से हमको ये दिखाई देता है कि विलयन का वाष्प दाब यदि TB है और विलायक का वाष्प दाब T0B है, तो अधिक वाले में से कम वाला ताप माइनस कर दे। जब अधिक वाले में से कम वाले ताप को माइनस करेंगे तो आपको कितना वो विलयन का जो ताप है अधिक ताप पर वो गर्म हो रहा है वो चीज पता लग जाएगा। तो उसको हमने क्या मान रखा, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा TB माइनस TB। TB जो आपका विलयन का हो गया क्वथन और T0B विलायक का हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसका कंपेयर राउल्ट के नियम से करें तो राउल्ट के जब नियम से करेंगे तो राउल्ट ने यही बताया था कि वाष्प दाब अनुमन विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी अगर हम विलयन लेते हैं, विलयन में जो वाष्प दाब देखते हैं, वाष्प दाब में कमी आती है, वो कहीं ना कहीं विलयन में उपस्थित जो विलय के मोल अंश होते हैं उन्हीं पर डिपेंड करता है, उन्हीं पर डिपेंड करता है। ठीक वैसे ही जब हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है ऐसे करके एक विलयन लिया, फिर दूसरे में हम शुद्ध विलायक लिए, तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर आपका T0B था और यहाँ पर जब हमने इसको विलयन के रूप में ले लिया तो इसका आपको प्राप्त हो गया T0B, ये सॉरी TB। तो कहने का मतलब जब विलयन लिया तो इसमें जो तापमान आपको ज्यादा लगा और इसमें तापमान कम हुआ। तो तापमान ज्यादा क्यों लगा, क्योंकि इसमें जो हमने क्या घोल रखा है, ग्लूकोज घोल रखा है। ग्लूकोज आपका क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल है, तो सॉल्यूट पार्टिकल यानी विलय पार्टिकल है, विलय है, तो कहीं ना कहीं विलय के कारण ही इसमें तापमान में वृद्धि होती है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे आपने राउल्ट के नियम का जब प्रयोग किया तो उसमें राउल्ट ने यही बताया कि जो वाष्प दाब होता है वो विलय के मोल प्रभाज की जो भिन्न भिन्न होते हैं उसी के समानुपाती होता है। तो उसको आप लिख सकते हैं राउल्ट के नियमानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स रूल, राउल्ट के नियमानुसार। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P प्रोपोर्शनल XB। डेल्टा P क्या है, वाष्प दाब में अनुमान है, और XB विलय के मोलों की संख्या है। तो अब यहाँ जैसे डेल्टा P निकाले थे आप, वहां पे वाष्प दाब था तो डेल्टा P निकाले, यहाँ पे आपका क्वथनांक का उन्नयन है तो उसके लिए आप डेल्टा TB लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, डेल्टा TB। तो डेल्टा TB प्रोपोर्शनल XB विलय के मोलों की संख्या। अब इसको, इस जो प्रोपोर्शनल है इसको हटाने के लिए हम एक स्थिरांक का प्रयोग करते हैं जिसको हमने क्या मान रखा है, K मान रख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा TB इक्वल टू KXB। X क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर जो XB है ये क्या है, मोल प्रभाज है, विलय है। तो आप जानते हैं जब मोलों की संख्या निकाली जाती है तो आपको पता है कि भार बटे अणुभार होता है। क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो वो सूत्र आप मतलब भार बटे अणुभार को आप रखेंगे तो आपका एक नया सूत्र प्राप्त है। क्या होगा, कैसे होगा देखते हैं। तो XB इक्वल टू WB अपान MB
डब्ल्यू ए अपान एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपान एम बी। तो बात समझ में आई? हमने जब मोल अंश आपको बताया था, क्या बताया था? मोल अंश। तो मोल अंश में यही बताया था भैया, अगर ये विलयन है, क्या है? ये विलयन है। तो विलयन मान लीजिए एक घटक ए हो और दूसरा घटक बी हो। अगर ये सपोज करिए विलय है और ये विलायक है, तो ये क्या आपका विलय है। तो विलायक के मोलों की संख्या आप क्या मान लीजिए? Na मान लीजिए। विलय के मोलों की संख्या आप क्या मानेंगे? Nb मानेंगे। तो मोल फ्रैक्शन की जब भी आप बात करेंगे या मोलंश की बात करेंगे, तो मोलंश में यही बताता है कि किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या। तो विलयन में यही ना चीज उपस्थित है। तो आप चाहे जिसका भी मोल निकालेंगे, किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्याओं का जो अनुपात होगा उसी को हम मोलंश कहते हैं। तो जब आप निकालेंगे मोलंश, मोलंश बराबर होता है भार बटे मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अनुभार। तो यहाँ पर आप एक्स बी एक मोल निकाल, तो एक्स बी जब एक निकालेंगे तो एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या। एक घटक के मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या। तो यहां तक हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब यहां से जो अगर हम ये वैल्यू एक्स वी, कौन सी वैल्यू है? एक्स वी। अब ये वैल्यू उठा करके जो समीकरण आपने प्राप्त किया था वहां पर रखें, तो आपको क्या प्राप्त होगा? डेल्टा टी बी बराबर के डब्ल्यू बी एम बी पूरे के बते डब्ल्यू ए एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपान एम बी हो जाएगा, ठीक। या फिर जो है अगर मान लीजिए कोई आप तनु विलयन लेते हैं, क्या लेते हैं? अगर तनु विलयन लिए, कौन सा विलयन लिए? तनु विलयन लिए, तो उस तनु विलयन में जो मान लीजिए कि ये आपने क्या लिया? विलयन लिया, ठीक। अगर ये विलयन लिया, इसमें जो एक विलय है और एक विलायक है, ठीक है। तो विलय की मात्रा बहुत कम है। जब विलय की मात्रा विलायक में बहुत कम होगी तो आपको विलयन जो प्राप्त होगा उसको तनु विलयन कहेंगे। यानी जो आपने घोला उसकी मात्रा बहुत कम है तो उसको आप छोड़ सकते हो। जब उसको आप छोड़ सकते हो तो उसको लिख सकते हैं तनु विलयन डब्ल्यू बी अपान एम बी, ये लेस देन इससे डब्ल्यू ए अपान डब्ल्यू एम ए, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? अतः डेल्टा टी बी इक्वल टू डब्ल्यू, ये क्या रहेगा? डब्ल्यू बी अपान एम बी, टोटल हो जाएगा डब्ल्यू ए अपान एम बी। ये चीज आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर रख सकते हैं या फिर यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो अगर ऊपर रखते हैं तो आपको ये चीज प्राप्त हो जाएगा, आर करके लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपान एम बी डब्ल्यू ए। ये आपका फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ से हम जो है किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं क्वथनांक के, या फिर भार की गणना कर सकते हैं, या फिर हम जो है क्वथनांक के उन्नयन की गणना कर सकते हैं। ओके।